नमस्कार, मैं राकेश जाखड़। और आज की जो हमारी ये क्लास है, ये बेसिकली आरएस प्री और जो आपका पीएसआई है, उसका जो मैथ वाला पोर्शन है उस पे हम आज बात करेंगे कि कैसा करें, किस प्रकार से करें कि चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाएं और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम सही करके आ पाएं। ठीक है। तो आपको पता है जो आरएस प्री है उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। जिसमें से लगभग 9 से 10 रीजनिंग के और 10 के आसपास क्वेश्चन मैथ से पूछे जाते हैं। और पीएसआई में 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 5-5 क्वेश्चन होते हैं या 4 या 6 का जो भी रेशियो होता है, इसमें आपसे पूछे जाते हैं। लगभग दोनों के टॉपिक सेम है। आरएस के कुछ टॉपिक जो पीएसआई में नहीं है। ठीक है। तो आज इस पे बात करते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि लगभग स्टूडेंट का क्या है कि ये जो मैथ वाला पार्ट है इसको छोड़ देते हैं। तो अगर आप बाकी सब्जेक्ट की बात करें तो बाकी सब्जेक्ट में भी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और क्वेश्चन भी काफ़ी डेप्थ में आते हैं। तो इतना आसान है नहीं कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सही कर पाओ। ठीक है। लेकिन ये जो मैथ वाला पार्ट है इसमें आप अगर कुछ एफर्ट भी डाल देते हो तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आ सकते हो। ठीक है। तो किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से चीज़ों को देखना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आ सकें। ठीक है। तो पहले तो मैं दो प्रकार के स्टूडेंट हैं, देखिए। एक जिन्होंने 10 तक मैथ पढ़ा और उसके बाद में मैथ को कभी पढ़ा नहीं, जब कंपटीशन में आए तभी जब आपको पढ़ने को मिला और आप उसे जितना भी पढ़ पाए, जितना सीख पाए, उस आधार पे आप चीज़ों को कर रहे हैं। दूसरे स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने 10th के बाद भी मैथ पढ़ा। तो जिन्होंने 10th के बाद मैथ पढ़ा उन्हें बेसिक्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। लेकिन जिन्होंने 10th तक मैथ पढ़ा उनको बेसिक्स भी वो काफ़ी भूल गए हैं चीज़ों को, तो उन्हें क्वेश्चन बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिनका बेसिक भी बहुत अच्छा नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले 3 से 4 क्लास हम बेसिक्स पे करेंगे, बेसिक की क्लास करेंगे। इस बेसिक्स में हम क्या सीखने वाले हैं, तो अगर मैं बेसिक की बात करूं तो सबसे पहले जो नंबर्स होते हैं उनको आप कैसे ऐड करते हैं, कैसे घटाते हैं। जैसे प्लस को माइनस के साथ अगर ऐड किया जाए तो क्या बनेगा, माइनस को प्लस के साथ ऐड किया जाए तो क्या बनेगा। फिर मल्टीप्लाई की बात करते हैं कि माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बनेगा। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा। और उसके बाद जैसे डिवाइड की बात करें तो माइनस को अगर प्लस से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या रिजल्ट आएगा। तो एक तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। दूसरा, हम ये जानेंगे कि जो फ्रैक्शन होती हैं इनको कैसे रीड करते हैं। जैसे किसी ने लिखा 1/8, ये एक फ्रैक्शन है। तो इस फ्रैक्शन को रीड करने का तरीका क्या है। तो जब आप इस फ्रैक्शन को रीड करना सीख जाओगे तो आप देखोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन में तो परसेंटेज दिया जाता है। ठीक है। और परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वहाँ आपको फ्रैक्शन को पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे अगर मैं कोई नंबर का क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ तो मैं ऐसे कहूँगा कि जैसे 1/8 वहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि जो मेरा ओरिजिनल नंबर है वो क्या है, 8 है। और उसका जो आप परसेंटेज निकालना चाहते हो वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। जैसे 12.5% की बात कर लेते हैं तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/8 होता है। तो 8 अगर आपका ओरिजिनल नंबर है तो उसका जो 12.5% आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। या ऐसे लगा लें कि टोटल 8 पार्ट थे, उसमें से आप एक पार्ट की बात कर रहे हो। जैसे मैंने लिखा 3/7, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके पास टोटल कितने पार्ट हैं, 7 पार्ट हैं। और 7 पार्ट में से आप कितने की बात कर रहे हो, 3 पार्ट की बात कर रहे हो। समझ पाए बात को। उसके बाद फ्रैक्शन वाला हो गया। उसके बाद डेसिमल की बात करते हैं। तो डेसिमल नंबर का
जोड़ कैसे करते हैं, घटाते कैसे हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम बेसिक क्लासों में सीखेंगे। पहले की 3 से 4 क्लासों में बेसिक के बारे में जानेंगे। इससे आपकी जो आपने पीछे 10 तक पढ़ा था वो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, और आप ये समझ जाओगे कि क्वेश्चनों में जो आपका कैलकुलेटिव वाला पार्ट है, कैलकुलेशन वाला, उसको कैसे करते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब उसके बाद में आपको करना क्या है, देखिए, जो पढ़ाने वाला होता है, जो सिखाने वाला होता है, ऐसा नहीं है कि आप उसी पे डिपेंडेंट हो जाओ कि सिखाने वाला आएगा और वो आपको सिखाएगा और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक करवा देगा। ये पॉसिबल नहीं है, खास करके मैथ में पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैथ का एक सिंपल सा फंडा है कि अगर आपने प्रैक्टिस खुद से नहीं की है तो फिर आप क्वेश्चंस को सही नहीं बना पाएंगे, आप अच्छा रिजल्ट में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका पैटर्न क्या होना चाहिए, इसका पैटर्न क्या होना चाहिए, तो जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, जैसे आपने रेशियो वाला टॉपिक पढ़ा, ठीक है, रेशियो वाला टॉपिक पढ़ा, तो जहां से भी आप सीख रहे हो, जहां से भी आप सीख रहे हो, उस व्यक्ति ने आपको जैसे 10 टाइप के क्वेश्चन बताए रेशियो में, 10 टाइप के क्वेश्चन बताए। अब 10 टाइप के क्वेश्चन बताए हैं तो हो सकता है उसने एक टाइप से 3 क्वेश्चन करवाए हो, 4 करवाए हो, 5 करवाए हो। हम 4 ले लेते हैं, तो 4 क्वेश्चन भी लें तो 40 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको 40 क्वेश्चन सिखाए गए, यानी 10 टाइप को 40 क्वेश्चनों के द्वारा आपको सिखाया गया। यहाँ तक की बात ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को सीखा अच्छे से, आपको समझ में भी आया। ठीक है, सिखाने वाले ने एफर्ट डाला और आपने भी सीखने में एफर्ट डाला, तो बात बन गई, आपने सीखा। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, आपने सीखा और आप देखेंगे कि आप 1 से 2 दिन बाद इन चीज़ों को भूल जाएंगे। इसका रीज़न ये है कि आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं की। जब आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हो तो मैथ में ये पॉसिबल है नहीं कि आप चीज़ों को सीख जाएं। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको इन 10 टाइप के अपने बेसिस पे किसी भी बुक से या आपके पास जहाँ से भी आपने पढ़ा है वहाँ से अगर आपको, अगर क्वेश्चनों का अलग से कोई पीडीएफ मिला है, ठीक है, अगर कोई प्रैक्टिस सीट मिली है, तो आप वहाँ से इन 10 टाइप के कम से कम 6 6 क्वेश्चन और लगाइए, यानी 60 क्वेश्चन और लगाइए। तो जब आप 60 क्वेश्चन लगाएंगे तो ये जो आपने सीखा इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा तो जैसे आपने 100 क्वेश्चन बना लिए और 40 क्वेश्चन ये हो गए, 140 क्वेश्चन सफिशियंट होते हैं किसी भी ऐसे एग्जाम के लिए जहां मैथ वाला पोर्शन कम मात्रा में पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है ना, जहां मैथ का वेटेज बहुत ज़्यादा है वहां तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, पर जहां बहुत कम वेटेज है तो वहां ज़्यादा इतना भी नहीं है कि बहुत 600 700 क्वेश्चन लगाएं आप किसी टॉपिक के। 150 200 क्वेश्चन सफिशियंट होते हैं। 150 200 क्वेश्चन में आप ये सीख जाते हैं कि क्वेश्चनों को कैसे करना है। अब जब आप 150 से 200 क्वेश्चन लगाएंगे तो ये तो बात कंफर्म है कि ये 10 टाइप का आपने जो सीखा है क्वेश्चन, अगर वो एग्जाम में आता है तो मैं ये डेफिनेट कह सकता हूँ कि वो आपका गलत नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एग्जाम में क्या होता है कि जो आप पढ़ के गए हो उससे लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है, हो सकता है वैसा भी आ जाए, पर एग्जाम में लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है। तो आप जब ये क्वेश्चन लगाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आपके पास थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज होके भी अगर क्वेश्चन आ रहा है तो भी आप उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके बना पा रहे हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि आपने खुद से प्रैक्टिस की है, और जब आपने खुद से प्रैक्टिस करते हो तो कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है, उससे क्वेश्चन सोल्व होने लगते हैं। ठीक है, तो हम 1 बाई 1 करके क्लासेस में इन सारी चीज़ों को सीखेंगे और क्वेश्चनों को कैसे आसान भाषा में कर सकते हैं, कैसे जल्दी सोल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन को कैसे, मैथ में क्वेश्चन को बहुत प्रकार से सोल्व किया जा सकता है, एक ही क्वेश्चन को 3 4 प्रकार से सोल्व किया जा सकता है। पर मैटर ये करता है कि आप जब एग्जाम में बैठे हो तो आप उस प्रेशर को कैसे ले रहे हो,
एग्जाम का जो प्रेशर है उसको आप कैसे ले रहे हो, तो उस प्रेशर में उस टाइम जो दिमाग में आता है आप तो उसी प्रकार से बनाएंगे। तो आपके दिमाग में कम टाइम में चीज़ों को करना और एक्यूरेट करना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप एक चीज़ को लेके अलग अलग तरीके से सोच सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि जो पिछली एग्जाम में रही थी हमारी, उनमें जो ये टॉपिक थे वहां से क्या क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछे गए और कैसे पूछे जाते हैं। तो पहला ये टॉपिक है आपका रीजनिंग का कथन और मान्यताएं। तो कथन और मान्यताओं में 16 में 2 क्वेश्चन आए, 18 में एक आया, 21 में एक आया, 23 में एक आया, 25 में एक आया। इसका मतलब इसका क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है कथन और मान्यता से। ठीक है, उसके बाद कथन और तर्क है, स्टेटमेंट। तो इसमें एक आया, 18 में एक आया, 21 में 2 आए, 23 में एक आया, 25 में एक आया। इससे भी क्वेश्चन आएगा कंफर्म। कथन और निष्कर्ष, इससे भी एक एक, 21 में एक, 23 में एक, 25 में एक, इससे भी क्वेश्चन आएगा। कथन और कार्यवाही, 16 में आया नहीं, 18 में एक, 21 में एक, 23 में एक, 25 में एक। ठीक है, ये जो एनालिटिक वाला पार्ट है इसमें 16 में आया नहीं, 18 में एक आया, 21 में नहीं आया, 23 में नहीं आया, 23 में एक आया, 25 में नहीं आया। इसका मतलब इससे कई बार पूछा जाता है, कई बार नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इन 4 टॉपिक की। ये जो ऊपर वाले 4 टॉपिक है इन पे बात करते हैं। तो देखिए ये जो टॉपिक है, जब आप इन टॉपिक को पढ़ते हो तो सिखाने वाला तो आपको अपनी पूरी कोशिश से सिखाता है कि जब ये टॉपिक आए तो इन टॉपिक को आप पढ़ रहे हो तो वहाँ इनके कुछ रूल्स हैं। अगर वो रूल्स आपको याद हैं तो उन रूल्स के आधार पे आप लगभग, जब आपके सामने क्वेश्चन होता है तो चांसेस ये होता है कि आप 50 से 60% उन रूल्स के आधार पे क्वेश्चन को बना लेते हो। ठीक है, पर ये सारे खुद की समझ से बनाने वाले टॉपिक है। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल होगी ये क्वेश्चन सही हो जाए, तो जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे आपने कथन और मान्यताओं वाले 40 क्वेश्चन लगाए, तो इन 40 क्वेश्चन लगाने के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मुझे इसे कैसे रीड करना है और किस प्रकार से सोचना है और इसे मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो प्रैक्टिस से ही आप बना पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं संख्या का जो सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है, नंबर सीरीज बोलते हैं जिसको। तो नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पक्का आता है, जैसे 2 1 1, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसका तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि इसमें 4 से 5 प्रकार के पैटर्न हैं। अगर उन पैटर्न को आप अच्छे से रीड कर लेते हो तो ये क्वेश्चन आपका सही हो सकता है आसानी से। और अगर ये क्वेश्चन मुश्किल आता है, मुश्किल सेंस मतलब आपने क्वेश्चन देखा और आपके दिमाग में चीज़ें उस प्रकार से आई नहीं जैसे क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा है, तो ये आप यकीन मान के चलिए कि उस एग्जाम में बैठने वाले 85% या 90% स्टूडेंट भी रीड नहीं कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। समझ पाए बात को? तो ये क्वेश्चन अगर मुश्किल आता है तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसे या तो छोड़ के आते हैं या बनाते हैं तो गलत ही बनता है। फिर कोडिंग डिकोडिंग, ये बहुत आसान टॉपिक है, इसका क्वेश्चन आप डेफिनेट सही कर सकते हो। इससे ये क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आता है। आपने देखा हर साल में इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, 1 2 2 1 1। फिर ये ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक है, आसान टॉपिक है, आप डायग्राम बना के करिए और ये तो आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें उससे भी रिलेट करता है, तो आप इसको वर्बल भी बनाओगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे रीजनिंग के टॉपिक थे। उसके बाद ये डायरेक्शन वाला टॉपिक है, दिशा ज्ञान परीक्षण। तो इससे पिछले जो 3 एग्जाम हुए उनमें तो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसके भी फिक्स से पैटर्न है, लगभग 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उन 8 टाइप के क्वेश्चनों को 2 2 3 3 क्वेश्चन लगा के सीख लो, और जब 2 2 3 3 क्वेश्चन लगाओगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बन जाएगा आपके दिमाग में।
और फिर आप आसानी से इन क्वेश्चनों को बना सकते हो। फिर ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। जो वेन वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, इसका क्या है कि जिस जिन भी वर्ड्स का आपको वेन डायग्राम पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको सही करने का तरीका क्या है। इसमें क्या होता है कि जो वर्ड्स आपको दिए जाते हैं, जो वर्ड्स आपको दिए जाते हैं, तो अगर आपको इनका मीनिंग पता है, अगर आपको इनका मीनिंग पता है, तब तो आप इस क्वेश्चन को एक्यूरेट बना सकते हो। लेकिन अगर आपको मीनिंग नहीं पता है, तो फिर आप दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन बना नहीं पाओगे, और जब रिलेशन नहीं बना पाओगे तो आप आंसर तक पहुंच नहीं पाओगे। तो इसका एक तरीका और है, जैसे ये जब भी क्वेश्चन आता है तो तीन वर्ड होते हैं, इसमें तीन शब्द होते हैं, और तीन शब्दों के बीच में आपको वो वेन डायग्राम बनाना होता है। तो इसमें होता है क्या है कि जैसे आपको किन्हीं दो के बारे में भी जानकारी है, दो वर्ड के बारे में भी जानकारी है, तब भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। ये नहीं कह रहा है कि आप सही बना दोगे, लेकिन चांसेस हैं कि आप सही कर सकते हो इसको। कैसे? जब दो वर्ड के बारे में जानकारी है आपको, तो आप ऑप्शन के माध्यम से इसको सही कर सकते हो। जैसे इन दो वर्ड के बारे में जानकारी है और मुझे पता चला कि इनके बीच सम का रिलेशन बन रहा है, ठीक है, तो अब मैं ऑप्शन में जाऊंगा और ये देखूंगा कि ऐसे कौन से ऑप्शन है जिनमें सम का रिलेशन नहीं दिखाया गया। तो ऐसे अगर मुझे दो ऑप्शन भी मिल जाते हैं तो कम से कम मैं दो को तो एलिमिनेट कर पाऊंगा, और जब मैं दो को एलिमिनेट कर दूंगा तो मेरे पास दो ही ऑप्शन बचेंगे, उनके आधार पे मैं इस बात को सही कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो मिरर एंड वाटर इमेज वाला क्वेश्चन है, पिछले दो एग्जाम में आया है, 23 और 25 में आया है, और दोनों में सेम ही क्वेश्चन पूछा गया। ये और था कि दोनों में सेम ही क्वेश्चन पूछा गया। एक में ये पूछा गया है कि कितने ऐसे अक्षर हैं जो दिखाई देते हैं, मतलब दर्पण में, और दूसरे में ये पूछा गया है कि ऐसे कितने हैं जो नहीं दिखाई देते हैं। दोनों में सेम ही क्वेश्चन पूछा गया। ये बहुत ही 10 मिनट का भी टॉपिक नहीं है, आप 10 मिनट में ये एक क्वेश्चन बना सकते हो। ये आसान टॉपिक है। उसके बाद ये फिगर वाला टॉपिक है, इसमें ज़्यादातर तो चांसेस यही रहते हैं कि ट्राइंगल आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल भी आपसे पूछ लिए जाए, ठीक है। तो इसके भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो इसके कुछ रूल्स हैं, अगर उन रूल्स को सीखते हो तो आप ये काउंटिंग ऑफ फिगर वाला जो टॉपिक है इसको। अब आते हैं मैथ पे। तो पहला है अनुपात समानुपात, फिर प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, और एरिया और पेरीमीटर 2D फिगर का, ठीक है। तो अनुपात समानुपात से क्वेश्चन आता ही है, आपको पता है हर बार। प्रतिशत से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का तो हर हर बार ही आता है। फिर पेरीमीटर और जो एरिया वाला टॉपिक है, इससे भी पिछली जो लास्ट 3 एग्जाम हुए हैं उनमें तो पूछा ही गया है, ठीक है। तो ये जो मैथ वाला पोर्शन है, अब देखिए अनुपात समानुपात, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, कैसे बनाए इन टॉपिकों को क्वेश्चन सही हो जाए। तो आप देखेंगे प्रतिशत और साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, ये दोनों टॉपिक ही प्रतिशत पे काम करते हैं, और अनुपात समानुपात वाला जो टॉपिक है इसके भी कुछ क्वेश्चन तो प्रतिशत का यूज करके ही बनाए जा सकते हैं। यानी अगर मैं प्रतिशत को बहुत अच्छे से पढ़ लेता हूँ, उसे समझ लेता हूँ, ठीक है, और परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसे रीड करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, अगर ये सारी बहुत अच्छे से मैं बना लूँ तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है इन तीन टॉपिकों को के क्वेश्चन को सही करना। उसके बाद आते हैं इस पे पेरीमीटर और एरिया वाले टॉपिक पे। तो इसके आपको पता है फॉर्मूले होते हैं और प्रॉपर्टी होती हैं। हर जो फिगर होती है उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती हैं और उसके साथ कुछ होते हैं फॉर्मूले। तो अगर वो आपको प्रॉपर्टी और फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद है तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद आते हैं ये जो स्टैटिक्स वाला पार्ट है, तो इसमें आपको आरेख कुछ डाटा दिए जाते हैं, ठीक है ना, इन आरेख के रूप में, सारणी के रूप में, या दंड आरेख में, या रेखीय आलेख में, या पाई चार्ट में। तो अगर आप
हर टाइप के 8-8 9 9 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको ये समझ में आ जाता है कि किस प्रकार का चार्ट जब आएगा तो मुझे इसका जवाब किस प्रकार से देना है। ये तो डाटा देख के आपको जवाब देने तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं ये। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो टॉपिक है माध्य माध्यिका और बहुलक, 21 में भी आया था, 23 में भी आया था और 25 में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, तो कुछ फिक्स इनके फॉर्मूले हैं, इनके बीच में खुद के बीच में रिलेशंस हैं। अगर उन रिलेशन को पढ़ते हो, इंडिविजुअल आपको माध्य माध्यिका और बहुलक कैसे निकालते हैं ये आप जब पढ़ोगे तो आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है, और इनके बीच में जो रिलेशन है वो अगर आपको पता लग जाए तो ये भी आसान। उसके बाद इन दो टॉपिकों की बात करते हैं, क्रमचय, संचय और प्रायिकता। 3 टॉपिक हैं, क्रमचय, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इनसे भी क्वेश्चन आए हैं, 21 में भी आए हैं, 23 में भी आए हैं, 25 में भी आए हैं। ठीक है, तो इनका क्या है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो है दोनों लगभग एक जैसे ही टॉपिक है। ठीक है ना, जब आप एक पढ़ोगे तो दूसरा जो टॉपिक है, जैसे आपने क्रमचय पढ़ा तो संचय जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेंगी, आप इजीली दूसरे टॉपिक को सीख जाओगे। तो जब इनसे क्वेश्चन आता है तो उसको लगभग चांसेस हैं कि आप सही कर दोगे अच्छी प्रैक्टिस के बाद। ये प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक है, अगर क्वेश्चन मीडियम आता है, आसान आता है तब तो ये बन जाता है, और बहुत ज़्यादा कंडीशंस के साथ आता है तो हो सकता है ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाए, आप ना बना पाएँ। लेकिन फिर भी चांसेस ये हैं कि अगर आपने मीडियम या इजी क्वेश्चन आया और आपने पढ़ा हुआ है तो आप इसको आसानी से क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। और पीएसआई का ये जो टॉपिक है, क्रमचय, संचय, प्रायिकता, ये वाले टॉपिक पीएसआई में है नहीं। ठीक है, तो बाकी जो टॉपिक हैं वो पीएसआई में भी सिमिलर ही टॉपिक है, तो दोनों एग्जामों की आपकी तैयारी हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, अगर पीएसआई की बात करें, आप देखेंगे 18 में 10 क्वेश्चन आए थे, 21 में 10, तो 14 सितंबर 21 में लगा था वहाँ पे 9, और 15 सितंबर 21 में लगा था वहाँ पे 10, और ये जो टेलीकॉम वाला हुआ था इसमें 8 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो 8 से 9, 9 से 10, मतलब अगर एवरेज बात करें तो 9 क्वेश्चन आते हैं और 10 भी आ सकते हैं। तो इसमें से 5 रीजनिंग के होंगे, 4 मैथ के होंगे, या ऐसा हो सकता है 4 रीजनिंग के हों, 5 मैथ के हों। ठीक है, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इन सब को जब आप इतना पढ़ रहे हो और आपको पता है कि जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इन 50 क्वेश्चन में से आपको भी पता है कि आप लगभग 30 के अप्रोक्सीमेट, 30 के आसपास क्वेश्चन ही बना पाते हो। बाकी क्वेश्चनों का तो पता भी नहीं लगता कि कहाँ से आ गया, आपने पढ़ा ही नहीं था, फिर ये कहाँ से क्वेश्चन बन के आ गया। तो जब आप इतना पढ़ के और उसका जो आउटपुट है वो आप 60% के आसपास ही पहुंच रहे हो, तो आप देखोगे कि मैथ में तो बहुत आसान है, मैथ में तो नंबर ऑफ टॉपिक भी कम है, बहुत कम टॉपिक है, और उनके जो टाइप हैं, हर टॉपिक में कितने टाइप रहे होंगे, 8 से 9, 9 10, या किसी में तो 6 ही है। इतने टाइप की क्वेश्चन आपको पढ़ने। तो अगर मैं मैथ के जैसे आरएस की बात करें तो मैथ के जैसे 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 रीजनिंग के पूछे जाते हैं, या थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है, 11-12 रीजनिंग के, 8-9 मैथ के, ऐसे ही होता है। तो अगर मैथ के मुझे 8 टॉपिक पढ़ने हैं, 8 टॉपिक पढ़ने हैं, तो मुझे अगर मैं हर टॉपिक के 150 क्वेश्चन भी बनाऊं, हर टॉपिक के 150 क्वेश्चन भी बनाऊं, तो ये टोटल 1200 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है,
और 150 तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, अगर आपने 150 लगा लिए तो आपका डेफिनेट क्वेश्चन सही होगा, गलत होने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, तो 1200 क्वेश्चन आपको ये लगाने हैं और 800 900 क्वेश्चन आपको रीजनिंग वाले लगाने हैं। टोटल मिला के 2000 क्वेश्चन हुए। 2000 क्वेश्चन में 2000 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, आप आसानी से लगा पाएंगे। और 2000 क्वेश्चन लगाने से ही आपके अगर 20 मार्क्स बन रहे हैं तो आपको ये करना चाहिए, यहाँ पे जो आपका आउटपुट है वो 100% रह सकता है। हो सकता है एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए, पर आपका जो आउटपुट है वो 95 से लेके 100% तक रह सकता है। लेकिन जो ये जीके वाला पोर्शन है, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। आप कितनी भी अगर प्रैक्टिस करेंगे और कितना भी याद करेंगे तो यही रहने वाला आपका 55% 60%, इससे ज़्यादा रहेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये जो मैथ वाला पोर्शन है इसको छोड़ के नहीं जाना है, आपको इसे पढ़ना ही पढ़ना है। समझ पाए बात को? तो चलिए हम मिलते हैं क्लास में। तो अब हम डायरेक्ट बेसिक से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जो 10th तक जिन बच्चों के मैथ था उसके बाद उन्होंने मैथ नहीं पढ़ा, उनका बिल्कुल हम बेसिक से शुरू करेंगे। पहले ये बताएंगे कि जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे कैसे काम करें, उनको पहले सिखाएंगे। ठीक है, और उसके बाद टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे ताकि जो हमारा आउटपुट है वो अच्छा आ सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।